नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 हैं और इस चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। रवि सर, आज कई विषयों पर चर्चा होगी। चुनाव चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, केस मुकदमे हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम दर्शकों को बताएंगे कि क्या लालू फैमिली के पास, तेजस्वी यादव के पास सिर्फ पटना में, बिहार की राजधानी पटना में 43 बीघा जमीन है, 860 कट्टा। आगे हम यह भी बताएंगे कि चिराग पासवान ने किस आधार पर कह दिया कि बीजेपी को बहुमत मिल चुका है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। तेजस्वी यादव की बात करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा है, आप नफरत की भाषा ही क्यों बोलते हो, बाकी बातें क्यों नहीं बोलते। और आज बीजेपी ने कांग्रेस को झटका दिया है। पिता विधायक हैं, बेटे को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। फिर केस मुकदमे की बात करेंगे। मुंगेर की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मुंगेर में राजद प्रत्याशी अनीता महतो के साथ चुनाव के दिन उनकी गाड़ी पर जो पथराव हुआ था, गाड़ी तोड़ी गई थी, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। अब जवाबी मुकदमा भी दर्ज हो गया है कि अनीता महतो, जो अशोक महतो की पत्नी है, कि इन्होंने अपहरण का प्रयास किया। और फिर रोहिणी आचार्य अपनी बिटिया के लिए चुनाव प्रचार कर रहे सारण में लालू यादव ने लोहार जाति से क्या कहा, गर्म हथौड़े की तरह जैसे लोहे को पीटते हो, इसे भी पीट दो। लालू यादव देशज संवाद के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले चर्चा कि क्या तेजस्वी यादव, लालू यादव फैमिली के पास पटना में 43 बीघा जमीन है, यह बात कहां से आ गई रवि सर? देखिए ज्ञानेश्वर जी, निश्चित रूप से यह हम और आप लोग नहीं कहा, यह तेजस्वी यादव पर डायरेक्ट हिट अगर यदि कहें तो यह आरोप लगा रहे हैं। यह कौन लगा रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद और प्रवक्ता तो वह नीरज कुमार जी। तो नीरज कुमार कह रहे हैं और भी कह रहे हैं कि पूरा मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, अगर यदि आप हमको चैलेंज करिएगा, चुनौती करिएगा, तो हम केस करना है तो केस करिए, हम डॉक्यूमेंट्स के साथ आएंगे। तो ये बड़ी बात उन्होंने कह दी। और निश्चित रूप से अब चुनाव के बाद, जैसे ही चुनाव समाप्त होगा उसके बाद जो है सो नीरज कुमार ईश्वर अब जनता को बताएंगे कि कहां तेजस्वी परिवार और लालू परिवार के पास पटना शहर में, राजधानी में 43 बीघा। देखिए, और यह बात क्यों कही नीरज कुमार ने? देखिए, 12 मई को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था। तो इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा, रोड शो का जवाब जॉब शो है, हम नौकरियों का शो कर जवाब देंगे और हमने नौकरियां दी हैं। तो अब यह नीरज कुमार कह रहे हैं कि ये जॉब शो क्या करेंगे, जेडीयू लैंड शो करेगा कि इनके पास इतनी जमीन लालू फैमिली के पास पटना में कहां से आई। ये तो कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं गरीब परिवार का बेटा हूं। लालू यादव स्वयं ही अपने को गरीब बताते हैं। तो यह 43 बीघा जमीन, और नीरज कुमार कह रहे हैं यदि हिम्मत है तो तेजस्वी यादव मुझ पर मुकदमा कर दे, मैं मानहानि का मुकदमा झेलने को तैयार हूं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, नीरज कुमार ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और हमको लगता है जिस तरह से नीरज कुमार ने घेरा है और चुनौती दी है तेजस्वी को, लालू परिवार को, तो यह निश्चित रूप से उनको बताना पड़ेगा कि यह इतना जमीन, इतना बड़ा भूखंड आपके पास राजधानी पटना में, यह कहां से आया। अगर ये चुनाव खत्म होगा, अब तो चुनाव तो खत्म हो, अंतिम पड़ाव पर है चुनाव। अब तो सुशील मोदी रहे नहीं। ये सब कागजात और दस्तावेज तो सुशील मोदी सामने लाते थे पब्लिक के कि कहां क्या है, किसके पास क्या है, क्योंकि वो कागज के डॉक्टर माने जाते थे। बिल्कुल। नहीं, नीरज कुमार भी कागज के डॉक्टर हैं वो जी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और वो प्रूफ करेंगे जितनी तरह से, जितनी कड़ी चुनौती उन्होंने दे रखी है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यह बात भी कही कि तेजस्वी यादव नहीं, तरुण यादव। बिल्कुल, यह भी कहा कि अब जैसे तेजस्वी यादव के नाम पर अगर यदि थक गए हैं लेते लेते, तो तरुण यादव के नाम पर लीजिए। तरुण यादव उनका बचपन का नाम, निकनेम है तेजस्वी का। तो यह बात भी नीरज कुमार ने कही है। तो यह कहीं ना कहीं नीरज कुमार के पास तथ्य है, पर भरपूर तथ्य है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तभी वह इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं। चलिए, तो देखिए आगे हम बात करते हैं चिराग पासवान की। हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। चिराग पासवान ने कह दिया है कि बीजेपी को बहुमत मिल चुका है, 4 चरणों के चुनाव में ही बहुमत मिल गया है, इसलिए
अब कोई इफवट नहीं है, नरेंद्र मोदी ही 4 जून के बाद प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और बाकी के जो 3 चरणों के चुनाव हैं उस चुनाव में जो सीटें मिलेगी क्या होगा, वो सरप्लस है जी। माने गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए जो 4 चरण का फेज हुआ वो देश भर में, तो वो उसके लिए एनफ है। 272 हो चुका, 272 हो चुका, एनफ बता रहे हैं, वो उतनी बहुमत मिल चुकी। और जो उसके बाद जो होगा, जो एनडीए का नारा है, जो बीजेपी का नारा है, उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह सरप्लस होगा जो 3 फेज का चुनाव बाकी। बिल्कुल। तो यह कहीं ना कहीं चिराग के पास भी इनपुट है ज्ञानेश्वर, तभी वह इस बड़ी बात और बड़ा दावा कर रहे हैं। ऐसे दावा तो हर चुनाव में सब लोग करता है, लेकिन चिराग पासवान का दावा आप कह भी रहे हैं कि हनुमान है, जो कहते भी हैं लोग, और उनके इस नाम से जाना भी जाता है, यह भी एक निक नेम है। तो चिराग पासवान का हनुमान के नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आए थे हाजीपुर में, तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझे चिराग पासवान की जीत में कोई शक नहीं है, मैं चाहता हूं कि रामविलास पासवान जितने मत से चुनाव जीते थे, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, उससे अधिक मतों से चिराग पासवान चुनाव जीते। देखिए निश्चित रूप से ज्ञानेश्वर जी, एक बार हम लोग इसी चुनावी चर्चा में पिछले दिनों हम लोग कहे थे कि चिराग पासवान की जो हाजीपुर सुरक्षित सीट से जो लड़ाई है, वह मार्जिन की लड़ाई, बढ़ाने की लड़ाई है। इसमें यह नहीं था कि, और हम लोग कहे भी थे कि रामविलास पासवान का हो न हो वह रिकॉर्ड टूटता हुआ इस बार दिखाई पड़ेगा, और उसको नरेंद्र मोदी ने खुद मंच से कह दिया। तो अब इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ने वाला, अब वही होता हुआ दिखेगा, वही होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो देखिए चिराग पासवान ने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बहुमत मिल चुका है, बाकी के 3 चरणों के चुनाव जो हैं उनमें जो सीटें आएंगी वह सरप्लस होगी। अब देखिए तेजस्वी यादव कहां चुकने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने आज कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत की बात ही करते हैं, नफरत की भाषा ही बोलते हैं। कभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी की बात की, बेरोजगारी की बात की, महंगाई की बात की, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की? देखिए तेजस्वी यादव बात तो ठीक कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी पर बीजेपी वाले पीछे हट जाते हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, जो आप विशेष राज्य की बात हम लोग करते हैं, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यह तेजस्वी बोल रहे हैं, तेजस्वी को समझना पड़ेगा कि यह जो भी निर्णय होता है नीति आयोग करता है, नीति आयोग के तहत ही विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। हम और आप बैठ करके इस तरह डिसीजन नहीं कर सकते। यानी जो सबको विशेष राज्य का दर्जा मिलने लगे, तब तो ये विशेष राज्य के दर्जा के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, उसके लिए विशेष पैकेज की बात, और बराबर इस बात को कहता रहा है कि देखिए इतना जो विशेष पैकेज की जो बात कही है, बराबर समय समय पर आपको पैसा मिलता रहा है। इसको आप आज तो अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा भी देखिए मैं बनिया का बेटा हूं और पूरा हिसाब किताब लेकर आया हूं। जी बिल्कुल। तो वह इस बात को देखिए, हम वही बात कर रहे हैं कि जितना पैसा आपको मिलता रहा है स्पेशल पैकेज के नाम पर, वह पैसे को आप जोड़ करके देखिए। हाँ ठीक है, स्पेशल स्टेटस मिलेगा, तो स्पेशल स्टेटस मिलने के लिए कुछ प्रावधान है, कुछ उसके नियम कानून है उस कायदे में, तो उस कायदे के तहत आप नहीं आइएगा तो फिर देखिए आपको 7 सिस्टर्स को मिला है विशेष राज्य का दर्जा, तो ऐसे में हर स्टेट मांगेगा तो कहीं ना कहीं वह जो है सो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस बात को भी, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी की बात भी की है तेजस्वी यादव ने, जिससे देश जूझ रहा है। लोग महंगाई की चर्चा कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, और युवा बेरोजगारी के सवाल पर बीजेपी से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। आज ही की सभा में आज सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि हम जो है सो 2.5 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। तो यह हम नौकरी देंगे, उसके बाद हम विधानसभा चुनाव में आएंगे। आप नहीं, वो तो आज नीतीश कुमार जब बीमारी से वापस आए, वो सेहत ठीक हो गई, जब सिभर गए तो उन्होंने रोजगार की बात की कि 10 लाख हम नौकरी दे रहे हैं, हमने 4 लाख दे दिया है, 1 लाख की प्रक्रिया चल रही है और 3 लाख और देने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, तो ये बात तो हुई देखिए तेजस्वी यादव की। आगे हम बात करेंगे, बीजेपी ने आज कांग्रेस को झटका दिया। पहले कांग्रेस ने जेडीयू को झटका दिया था। आपको याद होगा कि जेडीयू के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे शनि हजारी को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था और समस्तीपुर में प्रत्याशी बना दिया था। एक विचित्र सी स्थिति परिस्थिति पैदा हो गई थी समस्तीपुर में, क्योंकि बेटा और बेटी की लड़ाई हो रही थी। एलजेपी की प्रत्याशी सांभवी चौधरी, चुनाव संपन्न हो चुका है। महेश्वर हजारी दिन में प्रचार नहीं करते थे, लेकिन रात में प्रचार करते पाए गए, ऐसा कई लोगों का कहना है। तो देखिए आज सम्राट चौधरी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया और इसका असर चुनाव पर दिखेगा। कांग्रेस के बड़े नेता हैं विजय शंकर दुबे, कितने बार विधायक बने हैं मुझे देखना होगा।
बहुत ही वरिष्ठ हैं और कहा जा रहा है कि 2020 का चुनाव उनका आखिरी चुनाव था। इस बार वे पार्लियामेंट चुनाव लड़ना चाहते थे महाराजगंज से या पश्चिमी चंपारण से, टिकट नहीं मिला। तो विजय शंकर दुबे तो इधर से उधर नहीं हो सकते थे। वे यह भी चाहते थे कि उन्हें टिकट नहीं तो उनके बेटे, वे अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। तो आज सम्राट चौधरी ने, ब्राह्मणों के बड़े नेता है विजय शंकर दुबे, उनके बेटे सत्यम दुबे को बीजेपी में शामिल करा लिया और साथ में कांग्रेस के पुराने प्रवक्ता, इस्तीफा दे दिया था इसलिए मैं कह रहा हूं पुराने प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता असित नाथ तिवारी भी, तो सत्यम दुबे आज शामिल हो गए बीजेपी में। उन्होंने कहा पापा की राजनीतिक यात्रा अलग, मेरी राजनीतिक यात्रा अलग, क्योंकि मैं अपना निर्णय लेने को स्वतंत्र हूं। निश्चित रूप से देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि पिता अलग, बेटा अलग, पुत्र अलग, तो यह हो सकता है, यह बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह जो झटके की बात है, जोल्ट की बात है, निश्चित रूप से बड़ा झटका आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कांग्रेस को, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। क्योंकि विजय शंकर दुबे एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है, पूर्व मंत्री भी रहे, बिल्कुल, तो वो महाराजगंज से एमएलए विदाग रहे, हाँ विदाग रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो गणित बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था वह वहां पर कुछ न कुछ प्रभावित होगा ज्ञानेश्वर जी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सत्यम दुबे उनके पुत्र हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, अन्य क्षेत्रों में भी उनका सारण में हो गए, हाँ, तो निश्चित रूप से राजीव प्रताप रूडी के लिए तो यह, और असित नाथ तिवारी जो वाल्मीकि नगर उधर से हैं, तो वो अभी उनका इफेक्ट है उधर पर रहने, और वो अभी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो ऐसे में यह निश्चित रूप से एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो चलिए देखिए, अब आगे चलते हैं मुंगेर। देखिए मुंगेर में कितनी बड़ी लड़ाई हुई आपको पता ही है, चुनाव संपन्न हो चुका है। वहां ललन सिंह बनाम अनीता महतो को कौन जानता था, जाना जाता है अशोक महतो को। चुनाव के दिन वे नहीं दिखे थे, किस कारण से नहीं दिखे थे मुझे नहीं पता, लेकिन अनीता महतो मतदान केंद्रों पर जा रही थी और सूजगरा में एक गांव है रामपुर, वहां शाम में उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया गया। इसके बाद मुकदमा किया गया और अनीता महतो ने रिपोर्ट लिखाई कि मेरी गाड़ी पर हमला बोला गया, गाड़ी के शीशे तोड़े गए, मेरे साथ रहे लोगों की जान लेने की कोशिश की गई और कई लोग नामजद किए गए। देखिए, पहले हम लोग इसको समझ लेते कि वोटिंग जिस दिन 13 तारीख को हुआ था, उस दिन अनीता महतो के साथ जैसा बता रहे हैं कांड हुआ, माने गाड़ी वोड़ी क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके बाद से वो किसी बच्ची को पकड़ रही थी, तो उसी के पिता ने जो है सो उस दिन उन्होंने एफआईआर करवाया था। तो आज जो है सो मैंने 14 तारीख को दूसरे दिन फिर इनके तरफ से ग्रामीणों की ओर से, ग्रामीण का नाम है आपको अमित कुमार ना, हाँ अमित कुमार जी, तो वो उन लोगों की तरफ से अमित कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई और अनीता देवी समेत 6-7 लोगों को इसमें एक्यूज बनाया है और अपहरण के प्रयास का आरोप लगाया है। बिल्कुल। अब अनीता, अब देखिए, जो 13 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसके बाद अनीता महतो के द्वारा, जो बाहुबली की पत्नी है, जो चुनाव लड़ रही थी आरजेडी के टिकट पर, उनके द्वारा। अब देखिए उधर से जो है सो फिर हुआ है अपहरण के पहले ही। देखिए 13 तारीख को ही अनीता महतो ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें 10-11 लोगों का नाम आप बता रहे थे, कोई हीरा सिंह और संतोष सिंह। हाँ, तो वो अब देखिए कैसे कैसे अनीता ने 13 को जो एफआईआर कराया, अनीता सिंह ने, उसमें हीरा सिंह है, संतोष सिंह है, रामानुज सिंह पूर्व मुखिया है, गोपाल सिंह है, संजीव सिंह है, लुखो सिंह है, उसके बाद रोशन सिंह है, शुभम सिंह है, मनोहर सिंह है, मुरारी सिंह है, नागेंद्र सिंह है, ज्योति सिंह है और 10 से 12 लोग अन्य लोग। और जो 14 तारीख को अमित कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई, उसमें अनीता महतो हैं, उनके सरकारी अंगरक्षक हैं, ड्राइवर है, उनकी बहन है, बिल्कुल, और आरोप लगा कि इन लोगों ने उस बच्ची के अपहरण का प्रयास किया। वही अपहरण के प्रयास का मामला इन पर ये हुआ है, तो यही एफआईआर हुआ है। और तो देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, यह मामला अब तुल पकड़ेगा। जी बिल्कुल, हाँ, ये शांत होने वाला है। चुनाव तो हो गया, थम गया, ईवीएम में सबकी तस्वीर बंद हो गई, लेकिन उसके बाद देखिए ये सब होता दिखाई पड़ा। तो देखिए मुंगेर की लड़ाई अभी जारी है। सारण में लालू यादव ने कैंप कर रखा है अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए और सामने है राजीव प्रताप रूडी। तो लालू यादव अपने स्टाइल से प्रचार करते हैं और अपने स्टाइल से बोलते भी हैं। लोहार जाति के लोगों को लुभाने के लिए लालू यादव ने क्या कह दिया,
देखिए, लालू यादव तो बराबर कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देगा भारतीय जनता पार्टी, कोई नई बात नहीं है। और उसके बाद लोहार जाति को अपने पाले में करने के लिए जो जानते हैं कि वह किसका वोट है, इसके लिए उन्हीं पर चोट किया कि जिस तरह से लोहार जो है सो हथौड़ा को मारता है, गरम लोहे को हथौड़े से पीटता है, तो उसी तरह से गरम हथौड़े को लोहे से पीटने की बात बोले, जोर से पीटना है। और इस बार हम लोग आएंगे तो आपको जो है सो अनुसूचित जाति जनजाति वाला जो आरक्षण है, वह आरक्षण लोहार जाति को हम देंगे, यह कमिटमेंट उन्होंने किया है। तो यह एक बड़ी बात लालू प्रसाद यादव जो बोलने के तो माहिर हैं, तो जाति समूह को तो किस तरीके से लुभाया जाता है, देखा ही आपने किस तरीके से उन्होंने कुशवाहा कार्ड खेल दिया और कई क्षेत्रों में उन्होंने गणित ही गड़बड़ कर दी। इसी तरह से वह लोहार को वोट को समेटने के लिए एक जगह बोला, पूरा मैसेज चला जाएगा, अभी 3 फेज का चुनाव बाकी है। तो यह निश्चित रूप से वह लोहार समाज को साधने की कवायद लालू प्रसाद यादव ने पुरजोर कर दी है इस बार, इस आरक्षण की बात करके इन लोगों। चलिए, तो देखिए, आरक्षण की बात करके लालू यादव ने लोहार जाति को साधने की कोशिश की है। यही खत्म करते हैं आज की चुनावी चर्चा को। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।